हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सैटरडे को हमें एक हमास नामी ग्रुप की तरफ से इसराइल पर एक सरप्राइज अटैक देखने को मिला, जो कि अब तक जारी है, जिसकी वजह से कई फलस्तीनी और इसराइलियों की अमवात हुई हैं। एज ऑफ नाउ इसराइल और फिलिस्तीन के ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक इसराइल के 1000 और फिलिस्तीन के 900 हो चुके हैं और कई जख्मी हैं। ये अटैक इसराइल के लिए सरप्राइज इसीलिए था क्योंकि इसराइल ने गाजा को कम्प्लीटली ब्लॉक किया हुआ है और उसे 24/7 मॉनिटर करता रहता है। इसराइल ने गाजा के बॉर्डर पर एक फेंस लगाया हुआ है, इसकी कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक है और इस फेंस पर कई सर्वेलेंस कैमरे और सेंसर लगे हुए हैं जो कि ह्यूमन बॉडीज को ट्रैक करते हैं। जब कोई भी इंसान इस फेंस के 300 मीटर भी करीब आ जाता है, इससे इसराइली आर्मी को पता चल जाता है। ये उनके पास ये अथॉरिटी है कि अगर कोई भी इंसान इस दायरे की 300 मीटर करीब आ जाता है तो वो उसे शूट कर सकते हैं। इसी चीज़ को वायलेट करते हुए इसराइल सिर्फ 2018 में हज़ारों फलस्तीनियों को मार चुका है और इसराइल की इंटेलिजेंस मोसाद को दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस माना जाता है। और ऐसे वक्त में ऐसे अटैक का होना ना उसे पता लगे ये एक बहुत बड़ी फेलियर है, ना सिर्फ मोसाद बल्कि CIA के लिए भी। इस हमले के पीछे ईरान को भी अक्यूज किया जाता है क्योंकि बगैर ईरान के सपोर्ट के हमले को प्लान और एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल था। सैटरडे की रात को तकरीबन 800 से 1000 हमास फाइटर्स इसराइली टेरिटरी में एंटर हो गए और वहाँ पर एक म्यूजिकल फेस्टिवल भी चल रहा और उसके अंदर गए और कई इसराइली इलाकों में भी एंटर हो गए, जिससे वो कई इसराइली सोल्जर्स और सिविलियंस को हॉस्टेज बनाने में भी कामयाब हुए। और इसके बाद इसराइली प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, जो कि 1973 के बाद पहली बार ऐसा है। इस कंप्लीट सिनेरियो को समझने के लिए हमें इसराइल और फिलिस्तीन की हिस्ट्री की जानने की ज़रूरत है और ऐसे क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट कई सालों से चलता आ रहा है। 19th सेंचुरी में फिलिस्तीन ऑटोमन एम्पायर के अंडर हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ब्रिटिश ने अरब और ज्यूज दोनों से ये प्रॉमिस कर रखा था कि अगर वो इस जंग में उसका साथ दें और ऑटोमन एम्पायर को हराने में मदद दें तो वो अलग अलग अरब और ज्यूज स्टेट बनाने में उनकी मदद दें। और जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर को हराया गया तो ये फिलिस्तीन का पूरा एरिया ब्रिटिश के अंडर आया, जिसे ब्रिटिश मैंडेट ऑफ फिलिस्तीन का नाम दिया जाता है। उस वक्त मेजोरिटी पॉपुलेशन यहाँ पर अरब्स की थी। 1917 में जब ब्रिटिश ने बैलफोर डिक्लेरेशन के जरिए एक ज्यूश स्टेट को सपोर्ट करने की प्रॉमिस की थी, तो इसी होप में कई ज्यूज फिलिस्तीन में माइग्रेट करने लगे, जिससे अरब और ज्यूज के दरमियान लड़के और बढ़ने लगे और ये ब्रिटिश से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए ब्रिटिश ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया और ये जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की सोबत की, जो कि अभी भी नया बना था। 1947 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होती है, जिसे रेजोल्यूशन 181 का नाम दिया जाता है, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटता है, एक ज्यूश स्टेट और एक अरब स्टेट, जबकि जेरूसलम को इंटरनेशनल जोन के अंडर रखा जाता है, जहां पर मुस्लिम और ज्यूज दोनों को होली साइट्स पाए जाते हैं। ज्यूज इस रेजोल्यूशन को मानते हैं और वो मई 1948 में इजराइल स्टेट का क़याम करते हैं, जबकि अरब इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। और वहाँ पर एक अरब ममालिक की एक कोalition बनती है जिसमें सीरिया, लेबनान, इजिप्ट और इराक मिलकर इसराइल पर हमला कर देते हैं। इसे 1948 अरब इसराइल वार का नाम दिया जाता है, जिससे इसराइल जीतने में कामयाब हो जाता है। और इसके एक साल बाद इन ममालिक के दरमियान एक माहिदा तय पाता है और इसराइल मजीद फिलिस्तीन के एरियाज पर कब्जा करने लगता है। इसकी वजह से तकरीबन 7 लाख फिलिस्तीनी अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसे फिलिस्तीनी नकबा यानी कि कैटास्ट्रॉफी का नाम देते हैं। और इसके बाद 1967 में एक और जंग चल जाती है, जिसे 6 डे वार का नाम दिया जाता है, जब इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन इसराइल पर हमला कर देते हैं। इस जंग को इसराइल जीतने में कामयाब हो जाता है। वो सीरिया से गोलन हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम, जबकि इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गाजा छीन लेता है और इन पर काबिज हो जाता है। 1978 में इजिप्ट और इसराइल एक पीस डील साइन कर लेते हैं, जिसे कैंप डेविड का नाम दिया जाता है, जहां पर इसराइल इजिप्ट को गाजा और सिनाई पेनिनसुला वापस कर देता है। लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद इजिप्शियन प्रेसिडेंट को इसकी वजह से कत्ल किया जाता है और इस रीजन में टेंशन मजीद बढ़ने लगता है। वो इस जंग के बाद मजीद फिलिस्तीनियों को अपने घरों को छोड़ना पड़ता और वो नेबरिंग कंट्रीज और दीगर रिफ्यूजी कैंप्स में पनाह लेते हैं और इसराइली सेटलर्स इन इलाकों पर काबिज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक नए ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको PLO यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है, जिसकी फॉर्मेशन 1964 में इजिप्ट के शहर कायरो में होती है। इजिप्ट पहले तो यह ऑर्गेनाइजेशन इसराइल के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता और उनके दरमियान काफ़ी झड़पें हो जाती हैं, लेकिन 1993 में PLO और इसराइल एक डील के करीब आ जाते हैं, जिसे ऑस्लो अकॉर्ड का नाम दिया जाता है, जहाँ पर एक 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात की जाती है, जहाँ इसराइल गाजा और वेस्ट बैंक के कुछ एरियाज फिलिस्तीन को देने पर राजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मसला इसराइली सेटलर्स का आ जाता है, जो कि ऑलरेडी उन इलाकों में काबिज थे। इससे पहले कि ये मामला हल हो, इसराइली प्रेसिडेंट को भी असैसिनेट किया जाता है और ये मामला मजीद बिगड़ जाता है, जिससे एक नए ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होती है, जिसे हमास का नाम दिया जाता है। हमास और PLO के दरमियान झड़पें स्टार्ट हो जाती हैं और 2006 में गाजा में हमास
پی ایل او سے الیکشن جیت جاتا ہے اور غازہ اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، جبکہ پی ایل او ویسٹ بینک تک محدود ہو جاتا ہے۔ اسرائیل غازہ کو کمپلیٹلی بلاک کر دیتا ہے اور اس بلاکڈ کی وجہ سے غازہ کی لوگوں کی کنڈیشن مزید بگڑنے لگتی ہے، اور آج کے دور میں غازہ کو دنیا کے پورسٹ ریجن میں سے ایک مانا جاتا ہے جہاں کے عوام بنیادی حقوق اور سہولیات سے محروم ہیں، اور وہ کئی سالوں سے بدترین حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غازہ کی اپروکسیمیٹڈ پاپولیشن تقریباً 23 لاکھ ہے، جن میں آدھے سے زیادہ تقریباً 11 لاکھ بچے ہیں۔ غازہ کا شمار دنیا کے موسٹ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں ہوتا ہے، جہاں پر 141 اسکوائر مائل کے رقبے پر 2 ملین لوگ رہتے ہیں، جن میں سے تقریباً 60% لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور 70% نوجوان بے روزگار ہیں، اور 80% غازہ کی آبادی فورن ایڈ پہ انحصار کرتا ہے۔ اس کانفلکٹ کے بعد غازہ کی کنڈیشن اور بھی بگڑ گئی ہے، جہاں پر اسرائیل نے پانی اور بجلی کی رسائی تک بھی ختم کر دی ہے، تو فورن ایڈ بھی وہاں پر نہیں پہنچ رہا، جس سے ایک نئے ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی انٹرنیشنل کمیونٹی اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہاں پر ویسٹرن میڈیا کی ہپوکریسی بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے۔